हेमंत कुमार प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे एक एक करके, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है। बीजेपी की लोकसभा कार्य योजना को लेकर के यह बैठक जारी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में फिर से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। इस बैठक से पहले ओम माथुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रचना पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी किस तरीके से जाएगी, किस रणनीति को लेकर के जाएगी और राजस्थान के 25 सीटों पर फोकस है। एक बार फिर से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसे आए, इसे लेकर के मंथन चर्चा का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्य योजना इस बैठक में बनाई जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह मंथन इस वक्त चल रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मिशन 2024 पर मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही अरुण सिंह, ओम माथुर और पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। और इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं इस बैठक में। जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी में जुट गई है। 2014, 2019 के बाद अब 2024 में फिर इतिहास दोहराने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। सीएम भजनलाल से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भजनलाल सरकार के मंत्रियों तक सब पीएम मोदी की झोली में राजस्थान की सभी सीटें जीतकर झोली में डालने की हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर की माने तो लोकसभा सीटों को क्लस्टर्स में बांटेंगे और फिर कामों का विभाजन होगा। चुनाव की तैयारी चल रही है, चुनाव कैसे लड़ा जाए उसकी चिंता हो रही है सब। कुल मिलाकर के बारीक तक 25 की 25 सीटें जीतेंगे हम। निश्चित रूप से हैट्रिक होगी। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधान, कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की चुनौती नहीं। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे पीएम मोदी के जरिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। बैठक भले ही लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई हो, लेकिन इसमें कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले पर भी बात हुई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि राजस्थान में तीसरी बार 25 में से 25 सीटें जीतकर इतिहास बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार देश में मोदी लहर, बीजेपी लहर, राम मंदिर लहर, कृष्ण मंदिर लहर, काशी विश्वनाथ मंदिर की लहर चल रही है। लोकसभा में 25 की 25 सीटें राजस्थान फिर जीतेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में इस बार 400 पार निश्चित तौर पर होंगे। और इस बार जो घमंडिया गठबंधन बन रहा है, ये चुनाव से पहले ही, टिकटों के वितरण से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इनका मतभेद और मनभेद जल्दी सामने आ जाएगा। राठौड़ साहब, एक चर्चा और भी है राजसमंद में कि राठौड़ साहब चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं पराजित हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं ये मांग करूँ मुझे कहीं चुनाव लड़े। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसकी पालना करूंगा। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 200 में से 115 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं। करणपुर के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाने के बाद बीजेपी सतर्क है और सावधान भी, मगर उसे मोदी लहर पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर राजस्थान के मतदाताओं पर सिर चढ़कर बोलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायर, जयपुर। तो आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन में जुटी है। इसे लेकर के महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। सीधे क्या कुछ मंथन इस बैठक में हो रहा है, जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक कार्यालय के सामने से जहां पर मंथन हो रहा है। बाबूलाल, क्या मंथन आज लोकसभा चुनाव को लेकर के किया जा रहा है बीजेपी के खेमे में? जी देखिए, पिछले 3.5 पौने 4 घंटे से बैठक चल रही है। दिल्ली रोड के ये राजस्थली होटल है, रिजॉर्ट है, जहां पर बीजेपी के नेता
जमे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल इस बैठक का हिस्सा है। ओम माथुर ने करीब 2.5 घंटे बैठक में रहे, वो उसके बाद में वो यहाँ से निकल गए। डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा बाहर गए, लेकिन फिर से वापस आएंगे। डिनर यहीं पर होगा। इसका मतलब यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए बहुत गंभीरता से आगे कदम बढ़ा रही है और पार्टी ने तय कर लिया है कि 25 की 25 सीटें उसको एक बार फिर से चाहिए। इसलिए क्लस्टर्स बना करके हर लोकसभा को बांटा जाएगा। उसमें जो बड़े नेता उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी, माइक्रो मैनेजमेंट होगा और हर लोकसभा सीट में कहां पर दिक्कतें आ सकती है पार्टी को चुनाव के दौरान, उसका वक्त रहते पता लगाया जाएगा। जहां पर पार्टी को लगता है कि कमजोर स्थिति है तो वहां पर रिप्लेस किया जाएगा। जो सांसद हैं वर्तमान के, उनके टिकट भी पार्टी काटने से नहीं हिचकेगी, क्योंकि बीजेपी को यकीन है कि 2 बार में मोदी लहर ने उसका साथ दिया। इस बार मोदी लहर के साथ में राम मंदिर की लहर भी उसका काम आसान कर देगी। इसलिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका आत्मविश्वास इस बार कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान है और उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से पीएम बन जाएंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हैट्रिक का दावा कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। और जो नेता चुनाव हार गए थे विधानसभा का, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, वो बैठक का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों को पार्टी अजमेर और राजसमंद सीटों से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने इनकार किया है कि वो पराजित नेता हैं, लेकिन कोई भी नेता पत्ते नहीं खोलता आखिरी वक्त तक, क्योंकि पत्ते खोलने के बाद में राजनीति जो है, राजनीतिक परिपक्वता जो है, उसका अभाव नेताओं में देखने को मिल जाता है। तो राजेंद्र राठौड़ मंझे हुए नेता हैं, इसलिए वो पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन उनकी सक्रियता जो है वो देखने को मिल रही है। राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सतीश पूनिया के दौरे भी हुए हैं अजमेर में। इसके अलावा कई जो सांसद वर्तमान में हैं और जो चुनाव हार गए विधायक का, तो उनके टिकट भी पार्टी काट सकती है। इसलिए खलबली वहां पर भी मची हुई है। कुछ और नए चेहरे पार्टी मैदान में उतार सकती है, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी बहुत ही मैक्रो मैनेजमेंट करके उन सीटों पर फोकस कर रही जहां पर उसे चुनौती मिल सकती है कांग्रेस की ओर से। पार्टी स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है। वहां पर ग्रासरूट का जो वर्कर है उसकी रिपोर्ट ली और जल्द जो है बीजेपी वहां पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर सकती है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी से मिशन 25 को हासिल करना चाहती है और उसे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जो है मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर बहुत मुखर है और उसे एंटी हिंदू करार देने की पूरी कोशिश हो रही है और आरोप यहां तक लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि तुष्टीकरण के आगे कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं और वो नहीं चाहती कि हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा कहीं बन पाए। और यही वजह है कि अब बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राम मंदिर को लेकर के जनता के बीच में एक बड़ा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 22 जनवरी जो है वो एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन एक तरह से नई दिवाली मनाई जाएगी, आतिशबाजी होगी, सजावट होगी, हनुमान चालीसा के पाठ होंगे और हर मंदिर में जो है ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को लगता है उसे चुनाव में जरूर मिलेगा। क्योंकि माहौल अगर पूरा का पूरा राममय होगा तो इसकी गूंज चुनाव में भी सुनाई जरूर पड़ेगी। एक बार फिर से ये जो काफिला आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ये डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा का काफिला है जो गए थे अभी थोड़ी देर पहले और अब एक बार फिर से वो लौट रहे हैं। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम की जो तैयारियां थी वो देखने गए थे। प्रेम बैरवा जा रहे हैं भीतर एक बार फिर से और उनसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं किस तरह की तैयारी है साहब। तो प्रेम बैरवा पहले भी नहीं बोले थे और इस बार भी जो है ना बोल करके नहीं गए, लेकिन मिशन 25 यानी कि सारी की सारी सीटें जीतने के लिए इनके कंधों पर भी जिम्मा है, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। एक दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया, अहम महकमे उनको दिए गए हैं। इसके अलावा दलितों का सपोर्ट पाने के लिए शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा जो है मदन दिलावर को दिया गया है। तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो जातीय समीकरण है, एक सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतर करने की कोशिश की है लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि कोई भी जाति जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी ना हो और तमाम जाति समाजों में जो है एक अच्छा मैसेज ये जाए कि बीजेपी सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है बाबूलाल, हालांकि देखिए ओम माथुर ने आज मीडिया से कहा कि कोई चुनौती नहीं है 25 सीटों को जीतने को लेकर के, लेकिन फिर भी क्या पिछले लोकसभा चुनाव से इतर इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है?
जी, रणनीति तो बदलेगी क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार थी सूबे में, अब खुद बीजेपी की सरकार है, इसलिए बहुत सोच समझ करके प्लान करना पड़ेगा। पीडी परिवर्तन हो रहा है बीजेपी में और नए दौर की बीजेपी जोखिम उठाती है क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी जोखिम उठाएगी तो पीएम मोदी के नाम पर वो उसे पार पा लेगी। इसलिए लग यही रहा है कि नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। पार्टी यही चाहती कि युवा जोश अगर पार्टी में जितना ज्यादा काम करेगा उसका उसे फायदा मिलेगा, इसलिए इस बार टिकटें बदली जा सकती है। काफी जो सिटिंग जो एमपीज हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं ताकि जो पार्टी का काडर है वो पूरे जोश के साथ में चुनाव में काम करे और पार्टी में नयापन आता रहे। जो कांग्रेस में जो कमी है वो बीजेपी नहीं चाहती कि उसके भी घर में आए, लिहाजा पार्टी ने तय कर लिया है कि वो वक्त के साथ में बदलती रहेगी, नयापन लाती रहेगी और चुनाव जीतती रहेगी। नहीं तो पार्टी का जो काडर है वो मन से काम नहीं करेगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो बीजेपी हमेशा नए प्रयोग करती है और इस मर्तबा भी कई नए प्रयोग आपको होते हुए दिखेंगे जब बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट कटते हुए दिखेंगे और साधारण से कार्यकर्ता लोकसभा के चुनाव में भाग्य आजमाते हुए दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी को हमेशा वक्त के साथ चलना है और अजय पार्टी बने रहना है। तो वो तभी संभव है जब आप वक्त के साथ में चलते हुए अपनी मंजिल तक जाने की हमेशा कोशिश करें। जी बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के जयपुर के दौरे पर हैं, जहां पर पहले दिन उन्होंने जयपुर और सांगानेर की जनता को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। पहला ये कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन अब ट्रेन यहां पर रुकेंगी और दूसरा सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। अमृत भारत इसके बाद वो जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कामों का निरीक्षण करने पहला लंबे इंतजार के बाद अब यात्रियों की मांग पर वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर स्टेशन पर प्लाजा को हेरिटेज बिल्डिंग का लुक दिया जाएगा। शहर के दोनों हिस्से रेलवे स्टेशन से जुड़ेंगे। विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरे एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का फैसिलिटी है, फिर इतना विशाल एरिया आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर उनके साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और सिविल लाइंस विधायक भोपाल शर्मा भी साथ थे। जयपुर रेल स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब राजस्थान में कुल 84 ऐसे शामिल किया गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि सांगानेर स्टेशन को भी अमृत के वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। बजट कितना होगा, डिजाइन कैसे होगा, मैं पर्सनली देखूंगा। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन दिया है कि काम ऐसा करो 40-50 तक वो ऐसा काम करो। सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास होने वाला है, जिसकी शुरुआत सांगानेर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प से होगी। रेल मंत्री वैष्णव ऐलान कर चुकी खुद ली है। सांगानेर रेलवे स्टेशन को अब देश और दुनिया के कारोबार को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास स्थानीय एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। और जयपुर की इस ऐतिहासिक नगरी का जो ओवरऑल रेलवे डेवलपमेंट की कल चर्चा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के साथ, उसमें सांगानेर के बारे में भी, सांगानेर स्टेशन के बारे में बड़ी डिटेल चर्चा हुई थी। तो आज इसीलिए मैं स्वयं सांगानेर स्टेशन को देखने आया। 3-4 बड़े निर्णय हुए हैं। एक निर्णय हुआ है सांगानेर स्टेशन को लिए अमृत भारत स्टेशन में जोड़ा गया। सीएम भजनलाल के बाद केंद्रीय रेल मंत्री ने सांगानेर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दौरे के पहले दिन बड़ा तोहफा दिया, जिसमें सांगानेर स्टेशन दोनों तरफ किया जाएगा विकास कार्य। स्टेशन पर सांस्कृतिक झलक के लिए होगी सजावट, उद्योगों के लिए स्टेशन पर होंगी व्यवस्थाएं। 7 तेजी से विकास करेगी, जिसके लिए 9,532 करोड़ रुपए का बजट केंद्र ने जारी किया है।
चीफ सेक्रेटरी और रेलवे अधिकारी। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर के बीजेपी कार्यालय आज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले यूपीए सरकार ने राजस्थान की पूरी तरह अनदेखी की और इस प्रदेश में अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार विकास को गति देगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र में भाजपा नीति सरकार आने के बाद रेलवे के विकास कार्यों का बजट कई गुना बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के साथ डिटेल्ड बैठक हुई, जिस बैठक में कैसे राजस्थान में अपनी जो अब डबल इंजन की सरकार है, इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स को कैसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए वो विस्तृत में चर्चा हुई। एक मैकेनिज्म बना, कई सारे प्रोजेक्ट्स की आपस में डिस्कशन हुआ। आप सब जानते हैं 2014 से पहले राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को केंद्र में यूपीए की सरकार पूरी तरह से इग्नोर करती थी, निगलेक्ट करती थी, भेदभाव का एक भाव। तो वहीं बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस की गैर मौजूदगी के फैसले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पूर्व विधायक मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की कभी भी भगवान राम में आस्था नहीं रही। कांग्रेस राम सेतु को भी काल्पनिक बता चुकी है। जिसके किस्मत में होता है ना, वही राम के दरबार में जा सकता है। उनके भाग्य में नहीं है राम के दरबार में पहुंचना। और निश्चित रूप से ये एक निम्नता है पॉलिटिक्स की कि भगवान श्री राम हम सब के आराध्य देव है, और उसके अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है कि इनके पतन का ये कारण बनेगा आने वाले समय के अंदर। वैसे भी इनको भगवान राम में विश्वास था नहीं, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस की मानसिकता मुझे लगता है राम विरोधी रही है और उसी वो बरकरार रखना चाहते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं। वो देखो, हार जीत प्रजातंत्र में होती रहती है और वो अपनी हार को भी पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो एक ऐसे अहम मुद्दे पर जो सबसे आस्था से जुड़ा विषय, खाली भारत का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आस्था से जुड़ा हुआ विषय, उसमें स्वेच्छा से आना चाहिए, भाग लेना चाहिए। राम जी के कोई विषय किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो तो आस्था से जुड़े सभी विषयों का और किसी धर्म से भी जुड़ा हुआ नहीं। कपिल सिब्बल ने स्वयं ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो जब कांग्रेस का प्रवक्ता भी था और एडवोकेट भी कांग्रेस की तरफ से एडवोकेसी कर रहा था, उसने भी और एफिडेविट दिया कि राम सेतु नहीं था, ये काल्पनिक है और राम तो हुए ही नहीं। यानी कांग्रेस कभी भी राम में विश्वास नहीं करती। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने जो निर्णय किया ये आत्मघाती कदम है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है उन्होंने। तो वहीं दौसा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और उसको लालसोट नगर पालिका में अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा है। यहां पर लालसोट पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग की गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया और इसके कारण अब लालसोट नगर पालिका अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस की रक्षा मिश्रा को नगर पालिका की अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ा है। अविश्वास के पक्ष में 31 पार्षदों की तरफ से वोट डाले गए और एक विधायक ने वोट डाला, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं मिला। वहीं चेयरमैन की कुर्सी गंवाने वाली रक्षा मिश्रा का कहना है कि वो इस कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एकमात्र ब्राह्मण अध्यक्ष थी और उसके खिलाफ भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत डाला, विपक्ष में शून्य मत प्राप्त हुए और इस तरह से जो नियमानुसार 3/4 से अधिक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होने के कारण ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। देखिए, आज जो नगर पालिका में अविश्वास को लेकर बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में मुझे भी जरिए नोटिस बुलाया गया है विधायक होने के नाते, तो मैं भी इसमें उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरे को अध्यक्ष के नाते कलेक्टर से कोई सूचना नहीं मिली थी। और अगली खबर जयपुर से, जहां पर लोकसभा की तर्ज पर अब राजस्थान विधानसभा में भी सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होगी।
16 जनवरी को विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में यह परंपरा सदन को सुचारू रूप से चलाने और विपक्ष को भी साथ लेकर चलने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बैठक में सत्र के दौरान सार्थक मुद्दों पर बहस समेत विभिन्न विषयों पर बातचीत होगी। पार्लियामेंट में एक परंपरा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो हम सब ने बैठ के विचार किया कि क्यों नहीं हमारे भी प्रतिपक्ष के जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण हैं, नेतागण हैं, उनको भी बुला करके हमारा सदन शांति से चले, मुद्दों पर गहनता से विचार हो और राजस्थान जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जावे। इसीलिए माननीय स्पीकर महोदय ने ये निर्णय लिया कि हम सब की प्रतिपक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं, जो उनके नेतागण हैं राजनीतिक दलों के, उनको बुला करके विचार विमर्श करें। और अब खबर बैंक लूट की। भरतपुर जिले के रीको औद्योगिक इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में आज दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बैंक में कोई भी गार्ड उस वक्त तैनात नहीं था। 2 बदमाश बैंक के अंदर घुसे और हवाई फायर कर कैशियर से 23,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा। तीनों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और 2 बदमाश बैंक के अंदर इस दौरान घुसे और एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चारों तरफ नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा भी घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। एफएसएल की टीम मौके पर आई और साक्ष्य यहां से इकट्ठा किए गए, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि कौन सी गैंग थी या फिर कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से सरेआम बैंक में लूट को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। दो तो भीतर है, एक गेट कितने फायर किए थे उन्होंने? कितने? एक ही करो है। हाँ, कोने में कठाड़े करते ऊपर को हाथ करके। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो गुड्डी। कहाँ की हो आप? मैं तो लेबर कॉलोनी में ही रहूँ। बैंक मैनेजमेंट द्वारा जो एफआईआर जो है जैसी भी दी जाएगी वो दर्ज की जाएगी। पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। कुछ इनिशियल लीड्स हमारे पास में मिली हैं, उसके आधार पर पुलिस आगे का काम कर रही है। और अब खबर नागौर से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चंदा अभियान और इसे लेकर के बड़ी अपडेट है। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सचिन पायलट बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान के 138 नेता पायलट के दिल्ली आवास पर मौजूद हैं। अजय माकन की मौजूदगी में चंदा सौंप रहे हैं तमाम नेता। कांग्रेस के अकाउंट में 1,38,000 रुपए सौंप रहे सभी 138 नेता। ये बड़ी जानकारी है। सचिन पायलट यहां पर दिल्ली आवास पर मौजूद हैं। अजय माकन उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंदा अभियान शुरू किया गया और इस चंदा अभियान को गति देने का काम कर रहे हैं सचिन पायलट।
तो राजस्थान के नेताओं की तरफ से भी चंदा अभियान में अपनी आहुति दी जा रही है। आप सबकी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो तोहफा आप लोग देने वाले हैं इससे बड़े तोहफा हो नहीं सकता था। लेकिन माखन साहब, जो खुशी है कि राजस्थान के हमारे इतने सारे साथी इकट्ठा होकर हमारी पार्टी के लिए जो डोनेट फॉर देश अभियान चला था उसमें भाग ले रहे हैं और स्वेच्छा से जितने लोग मौजूद हैं ये सब लोग 1,80,000 रुपये AICC को दे रहे हैं, अपने खातों से दे रहे हैं, ताकि हमारी पार्टी को आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बल मिले, आर्थिक मदद मिले और ताकत मिले। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन अलग अलग राज्यों में AICC का जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सबका एक दायित्व है। आज हम सत्ता में नहीं हैं, केंद्र में और अनेक राज्यों में, इसलिए आज इस चुनौतीपूर्ण समय में, कठिन समय में हम सब आपके आह्वान पर, राहुल जी, खड़गे जी के आह्वान पर बढ़कर आगे आए हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हैं, और आपका योगदान इसको पूरा देश देखेगा, पूरी पार्टी इसका संज्ञान लेगी, और मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तो चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार।